अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का यूनिट 5 है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। जो बुक हम फॉलो करेंगे वो है नेशनल बुक फाउंडेशन, जो न्यू बुक आई है ये वाली। इस बुक से हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो नोट करेंगे। पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। बुक पे जो टॉपिक है वो ये गिवन है इलास्टिसिटी, लेकिन एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है ये प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में बना हुआ है। आपने इस तरह से अपने एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आए तो लिख के आना है। इलास्टिसिटी सबसे पहले होता क्या है? डेफिनेशन सबसे पहले कि एबिलिटी ऑफ डीफॉर्म्ड बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसको हम स्प्रिंग से समझेंगे। ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पे जब मैं फोर्स लगा रही हूँ तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इसकी लेंथ चेंज हो रही है। जो फोर्स मैं लगा रही हूँ इस तरह से, ये कौन सी फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि इसकी शेप क्या है ये, और जब मैंने फोर्स लगाई तो इसकी शेप क्या हो गई? चेंज। जब शेप चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं डीफॉर्म। तो इसको डीफॉर्म कौन कर रहा है? फोर्स। ये मैं फोर्स लगा रही हूँ हाथ के ज़रिए और ये फोर्स जो इसकी शेप को चेंज कर रही है उसको क्या नेम देते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो आप देख सकते हो कि ऐसी इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसको फोर्स लगाने की वजह से इसकी शेप क्या हो गई? चेंज होगी। जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया वापस से जो है बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। जब तक ये हम फोर्स लगाते जाएं और छोड़ें अपनी पोजीशन पे वापस आते रहे तब तक इसके अंदर क्या है? इलास्टिसिटी। जो फोर्स मैं लगा रही हूँ वो कौन सी फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से इसकी शेप जो है वो ऐसे चेंज होगी। इसकी शेप क्या है? ये, और फोर्स लगाने की वजह से इसकी शेप चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं कि डीफॉर्म हो गई है। और जो फोर्स मैं लगा रही हूँ जिसकी वजह से इसकी साइज चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो आप देख सकते हो कि एबिलिटी ऑफ डीफॉर्म्ड बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड। एबिलिटी ऑफ डीफॉर्म्ड, ये कौन सी बॉडी है? डीफॉर्म्ड बॉडी है। डीफॉर्म्ड बॉडी की एबिलिटी जब हम इस फोर्स को रिमूव करें और वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ अब इसके देखते हैं कि एग्जांपल कौन सी है। अभी हम जो देख रहे हैं इसकी एग्जांपल वो स्प्रिंग देख रहे हैं। ये आपके पास एक क्या है? स्प्रिंग है। तो आपने एग्जांपल में यही लिख देना है कि स्प्रिंग, व्हेन स्प्रिंग रिलीज्ड इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब आप स्प्रिंग को क्या करते हो, ऐसे रिलीज करोगे तो ये क्या आ रहा है? अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल हुई? इलास्टिसिटी की। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ लिखेंगे। इसके ग्राफ को समझने से पहले हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हुक्स लॉ क्या है। जब हमें हुक्स लॉ समझ आएगा तो हमें इसका ग्राफ इजीली समझ आ जाएगा। हुक्स लॉ क्या होता है आप देख सकते हो कि हुक्स लॉ से भी पहले आपके लिए कि टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ये हर जगह टर्म्स लिखी हुई है, रीस्टोरिंग फोर्स और पीछे हमने पढ़ा है डीफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या होता है? आप भी इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाओगे, जो आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की वजह से ये इसकी क्या है? असल शेप, इसको हम बोलते हैं फॉर्म। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसकी शेप क्या कर दी? आपने चेंज कर दी। तो जो फोर्स आप लगाओ और इसकी आपने शेप को चेंज कर दो उसको बोलते हैं डीफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसकी शेप को क्या कर रहा है? डीफॉर्म कर रहा है। तो इसको आप बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो ये आप जो फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से इसका साइज़ चेंज हो जाए उस फोर्स को बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। अब देखो ये फोर्स मैंने लगाई, जब मैंने इसको छोड़ा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है। ये वापस पोजीशन पे आ रहा है, किसी ना किसी फोर्स के साथ वापस आ रहा है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोर हो रहा है ना, दोबारा से इसको अपनी पोजीशन पे ये क्या कर लेते हैं? रीस्टोर कर लेते हैं। जैसे इसके यहाँ तक मैंने खींचा, इसको छोड़ा, वापस अपनी पोजीशन पे आया। जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आती है फोर्स उसको आप बोलते हो रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब आपके पास ये फोर्स क्या होती हैं? हुक्स लॉ आपको ये बताता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे तो शेप थोड़ी सी चेंज हुई, अगर आप फोर्स थोड़ी और बढ़ा दोगे शेप और बढ़ जाएगी, आप और फोर्स लगाओगे शेप और बढ़ी है, लेकिन ये हद है, इसके बाद ये खिंच भी नहीं रहा। ठीक है, तो ये हद ख़त्म हो गई है। अब आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उतना लेंथ में चेंज आ रहा है, छोड़ोगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो हुक्स लॉ क्या कह रहा है कि आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उतनी लेंथ में क्या आ रहा है? चेंज। तो आप जितनी फोर्स लगाओ लेंथ में उतना चेंज आए, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। आप फोर्स लगा रहे हो और लेंथ में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इनके दरमियान क्या रिलेशन हुआ? डायरेक्ट। जितनी फोर्स लगाओ उतना लेंथ में चेंज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और ये डायरेक्ट रिलेशन किसने बताया था? हुक्स लॉ ने। हुक्स लॉ ने कहा कि फोर्स और लेंथ में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। आप जितनी फोर्स लगाते हो लेंथ में उतनी चेंज आती है। थोड़ी फोर्स लगाओगे लेंथ में थोड़ी चेंज आएगी, ज़्यादा फोर्स लगाओगे लेंथ ज़्यादा चेंज होगी। ये
चीज़ हमें किसने बताई? हुक्स लॉ ने। ओके, जब आपके पास डायरेक्ट रिलेशन हटाते हैं, हम ये हटाते हैं तो क्या साइन आता है? F इक्वल्स टू इक्वल लगाते हो इसकी बजाय, तो जब आप इसको हटा के इक्वल लगाते हो तो रिलेशन जब आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है। आपके पास ये चीज़ क्या है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होता है? के। आपके पास ये स्प्रिंग है ना, तो आप स्प्रिंग यूज़ कर रहे हो तो कांस्टेंट क्या होगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो आप के को क्या कहते हो? स्प्रिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आएगा ही, क्योंकि जब भी आप रिलेशन को ख़त्म करते हो तो एक कांस्टेंट आता है। क्योंकि आप स्प्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें आपने एक और डिफरेंस समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हो कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस लेंथ के, यहाँ पे भी फोर्स आप कहते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। आप थोड़ी फोर्स लगाओगे लेंथ उतनी चेंज होगी, ज़्यादा फोर्स लगाओगे लेंथ ज़्यादा चेंज होगी। ठीक है, दोनों में यही है। अब क्या होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है? जो मैं ये फोर्स लगा रही हूँ इसकी वजह से लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये एक्स आपके पास क्या रहता है? आपने कॉन्स्टेंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया? के एक्स। तो ये आपके पास पॉजिटिव होता है। रीस्टोरिंग फोर्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी होता है कांस्टेंट, ये रिलेशन हटेगा तो के आएगा। ठीक है, के एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि देखो ये वो फोर्स है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे ला रही है, तो ये इसको वापस पीछे लेके जा रही है। ठीक है, तो आपके पास लेंथ जो है वो कम हो रही है, इसलिए डेट्स वाई आपके पास क्या आता है? नेगेटिव साइन। आपने नेगेटिव साइन की रीज़न हमेशा याद रखनी है। जब भी रीस्टोरिंग फोर्स की बात होगी आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट को दोबारा पीछे लेके जाती है अपनी पोजीशन पे। हुक्स लॉ ने इन दोनों में से कौन सी फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा? हुक्स लॉ ने कहा कि अगर आप लिमिट के अंदर रहो तो आपकी जो एक्सटेंशन होती है, लेंथ को चेंज होने को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। लेंथ जब लंबी होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे हमारे बाल छोटे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? विग यूज़ करते हैं, हम एक्सटेंशन नाम देते हैं उसको, हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, उससे हमारी बालों की लेंथ लंबी हो जाती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास लेंथ बढ़ रही हो उसका मतलब वो एक्सटेंशन है। तो आपके पास एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रीस्टोरिंग फोर्स के। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स है तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ से आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और के को आप क्या बोलते हो? स्प्रिंग कांस्टेंट। के की क्या वैल्यू आ गई? F/x। यहाँ से अगर आप के की वैल्यू निकालो, अगर हम यूनिट की बात करें स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो वो क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो आपके पास न्यूटन बाय मीटर किसका यूनिट हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन। m जो है वो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो -1, एक ये भी यूनिट होता है। फिर हम हुक्स लॉ का ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। आपके पास वाई एक्सिस पे क्या होती है? ये चीज़ आपके पास क्या होती है? वाई। और ये आपके पास क्या होता है? एक्स। ग्राफ आप बनाते हो दो एक्सिस पे बनाते हो, ऊपर वाई नीचे क्या होता है? एक्स। आपने वाई पे क्या लेनी है? फोर्स, और एक्स पे आपने क्या लेनी है? लेंथ। आप देखोगे कि डायरेक्ट रिलेशन है। अभी हमने कहा कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है लेंथ के। थोड़ी फोर्स दोगे तो लेंथ जो है वो थोड़ी चेंज होगी, ज़्यादा फोर्स दे दोगे तो लेंथ ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट का हमेशा ग्राफ जो होता है वो ऐसे सीधा बनता है। ओके, ये आपके पास ये चीज़ क्या होती है? इसको आप स्लोप भी बोलते हो। ये आपको किसकी वैल्यू देता है? के की वैल्यू। और के की क्या वैल्यू होती है? F/x। जस्ट आपने इतनी बात लिखनी है। उसके बाद हमारा ग्राफ रह गया था इलास्टिसिटी का। हुक्स लॉ को समझने के बाद इलास्टिसिटी का ग्राफ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आपने क्या लेनी है? वही ग्राफ है। वाई एक्सिस पे आप फोर्स लोगे, एक्स एक्सिस पे आप क्या लोगे? एक्स। एक्स को आपने एक्सटेंशन भी बोलते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जितनी आप फोर्स लगाओगे उतना लेंथ में चेंज आ रहा है। फोर्स बढ़ा दी, लेंथ में चेंज बढ़ गया। फोर्स और बढ़ा दी, लेंथ में और चेंज बढ़ गया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आता है? हुक्स लॉ। लेकिन जब मैं इस पॉइंट से ज़्यादा फोर्स लगा दूँगी, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा ये फोर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब मैं इससे ज़्यादा फोर्स लगा दूँगी तो क्या हुआ? आप देख सकते हो कि स्प्रिंग की जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसकी ओरिजिनल शेप इतनी है, ये थी, थोड़ी सी चेंज हुई है, ज़्यादा नहीं। फोर्स मैंने बहुत ज़्यादा लगा दी, वापस वो अभी भी अपनी पोजीशन पे आ गया। इसलिए पूरा इलास्टिसिटी का ग्राफ है, ए से बी भी इलास्टिक रीजन में ही आता है, क्योंकि फोर्स को जब मैंने हटाया उसकी शेप वाकई बिगड़ गई ज़्यादा फोर्स लगाने पे, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे तो वापस आ रहा है। तो इलास्टिक रीजन में ए बी आता है, लेकिन आप देख सकते हो थोड़ी सी शेप जो है वो इसकी ख़राब हो गई। तो इसलिए ए से बी जो है वो वाला रीजन है। जब आप हद से ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों जो है शेप में फ़र्क देख सकते हो। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आया, इसलिए इलास्टिक रीजन में आता है। तो आपने लिखना क्या है कि ओ से ए तो हुक्स लॉ है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाली शेप जो है बिल्कुल ठीक है और ये इसके साथ मैच भी कर रही है यहाँ से यहाँ तक। तो ये ओ से ए तक पॉइंट है, ये पॉइंट ओ से ए तक है। ओ से ए जो है वो हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, आपके पास कोई लेंथ में चेंज नहीं आया, बिल्कुल जो है साइज़ चेंज हुआ ही नहीं है स्प्रिंग का।
लेकिन जैसे ही आप फोर्स को इस हद से ज़्यादा लगा दोगे जो इसकी बर्दाश्त नहीं है, उससे ज़्यादा आपने लगा दी, तो थोड़ा इससे शेप जो है वो चेंज आ गई, तो इसलिए ये कर्व वाला पाथ उसका है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक OA है और यहाँ से जो शेप चेंज हो रही है ये हो जाएगा AB, लेकिन है अभी भी इलास्टिक, क्योंकि देखो जब मैंने इसको छोड़ा था तो वापस अपनी पोजीशन पे ये आया है। अगर ना आता, जैसे यही स्प्रिंग था और ये इस शेप का बन गया, इस शेप का क्यों बना? क्योंकि मैंने फोर्स B से भी ज़्यादा लगा दी, तो वापस अपनी पोजीशन पे अब नहीं आया। ठीक है, तो ये वाला आपने नहीं पढ़ना। अगर वो वापस अपनी पोजीशन पे ना आए तो वो इलास्टिक नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। लेकिन अगर वो वापस आ जाए, जैसे ये दोनों आए हैं, तो वो इलास्टिक है। तो आपने O से A लिखा कि हुक्स लॉ है, और A से B जो है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, लेकिन वो इलास्टिक है क्योंकि अपनी पोजीशन पे वो वापस आया है। ये था आज का टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।